श्री राम नारायण कॉन्वेंट कॉलेज पुस्तर में आप सभी अभिभावक बंधुओं एवं बच्चों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आज फर्स्ट वीडियो हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं बच्चे, 9th क्लास का ये सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का पहला वीडियो इतिहास से हम आपके सामने सर्व कर रहे हैं। इसमें पहला लेसन आप लोगों का इतिहास में है फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति क्या होती है? शायद आप लोग सुने भी होंगे क्रांति शब्द। क्रांति का मतलब होता है जन विद्रोह। जब किसी भी राष्ट्र की जनता शासन सत्ता के लिए, या आप ये कह सकते हैं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी विशेष व्यवस्था से जब जनता क्रुद्ध हो जाती है, त्रस्त हो जाती है, अब उसके सामने एक ही विकल्प होता है कि हम इस व्यवस्था को उखाड़ करके फेंक दे। ऐसी सोच अगर जनता के मन में बन गया तो ये समझ लीजिए कि उस राष्ट्र में क्रांति शुरू हो गई। अर्थात शासन सत्ता वर्तमान सरकार के खिलाफ, वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ किसी भी राष्ट्र में जन विद्रोह ही क्रांति कहलाता है। तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश रहा है जहां औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकीकरण 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की तरह वह भी उसी की मुख्य धारा में चलने को आतुर हो गया। अब थोड़ा सा हम आपको प्रकाश डाल दे रहे हैं फ्रांस में क्रांति क्यों, फ्रांस में समाज कैसा रहा, फ्रांस में क्रांति कब हुई, थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश आपको डाल दे रहे हैं। देखिए बच्चे, फ्रांस में क्रांति कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, सोची समझी रणनीति नहीं थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो धीरे धीरे समाज को जब अपने आगोश में ले लिया तो वहां की जनता विद्रोह कर बैठी और हम इतिहास में उसे क्रांति का नाम दे दिए। अब आपको हम थोड़ा सा विषय की तरफ लेकर के चल रहे हैं। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस में शहर हुआ है, एक स्थान रहा है बास्टिल। बास्टिल एक दुर्ग था, या आप ये कह सकते हैं बास्टिल में जनता के शोषण की जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं लॉन्च होती थी वह कहीं और से नहीं, या आप ये कह सकते हैं फ्रांस में जनता के शोषण की कहानी अगर कहीं लिखी जाती थी, जनता के तबाही का संग्राम अगर कहीं रचा जाता था तो वह स्थान कोई और नहीं था, बास्टिल का दुर्ग था। उस बास्टिल के दुर्ग को अपराधों का पनाहगाह माना जाता था। ऐसे ही बास्टिल के दुर्ग को 10,000 औरतें वहां के मिल करके अर्धनग्न होकर के हाथ में हंसिया और हथौड़ा लेकर के, जो भी उनके पास शस्त्र मिला उसे लेकर के वहां की सरकार को उखाड़ने के लिए हुंकार भरते हुए दौड़ लगा दी इधर की तरफ। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्टिल के दुर्ग की तरफ। और आपको पता होना चाहिए, तमाम इतिहासकारों ने यहाँ तक लिख दिया है कि वहां की ईंटों तक को वहां की जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया था। यानी क्रांति का श्री गणेश हो गया। कहां पर? फ्रांस में। अब वह क्रांति की ऐसी धधक, ऐसी आग लगी कि वह आग लुई 16 को नेस्तानाबूद कर देती है। उसका मेन सिपाही साहब डॉक्टर गुलोटिन होता है। डॉक्टर गुलोटिन को उसने मशविरा दिया कि किसी ऐसे यंत्र का निर्माण करो, हमारे खिलाफ जो मुखर होते हैं, हमारे खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, उनके मुंडियों को उनके धड़ से अलग कर दिया जाए। वह अत्याचारी दुर्दांत शख्सियत डॉक्टर गुलोटिन ने एक मशीन बना डाली जिसे हम गुलोटिन मशीन के नाम से जानते हैं, जो राजा के खिलाफ, शासन के खिलाफ, महारानी के खिलाफ
हल्का सा दम भरता था, उसे गुलोटी मशीन में कटवा दिया जाता था। यानी अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। वहां जनता आगे आकर के परेशान होकर के उस सत्ता को उखाड़ने के लिए 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टिल के दुर्ग को उखाड़ करके फेंक दिया। यानी क्रांति की शुरुआत हो गई। चलती रही, व्यवस्था बदलता रहा। आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का वहां शासन होता है। नेपोलियन बोनापार्ट एक राष्ट्रवादी सोच का व्यक्ति होता है। वह यूरोप महाद्वीप के छोटे छोटे देशों को हड़प जाने की कोशिश करता है। राष्ट्रवाद का ऐसा नशा उसके अंदर जगता है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इसे वह भुला देता है। सिर्फ उसके अंदर एक भावना आती है, राष्ट्रवाद का। तो ऐसी स्थिति में जो है वाटरलू नामक स्थान पर कुछ यूरोपीय संघ के देश मिलकर के उसके साथ युद्ध लड़ते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ। और उस 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध के साथ ही फ्रांसी की क्रांति समाप्त भी हो जाती है और वहां लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। कहां पर? फ्रांस में। बाकी इसकी जो मुख्य घटनाएं हैं, मुख्य जो डिटेल्स है, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके अगले वीडियो में सर्व करते रहेंगे। बस आप इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आप लोगों को इतना बता दिए हैं। लुई 16वां कौन था? लुई 16वां फ्रांस का सम्राट होता है, तानाशाही शासन करता है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है, निरंकुश शासक होता है। और वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइन से विवाह संबंध स्थापित करता है, जो कि एक अत्याचारी औरत होती है, एक विलासी औरत होती है, अत्याचार करने वाली औरत होती है, जिसके सरपरस्ती में रह करके लुई 16वां बुर्बो वंश का जो शासक होता है, बुर्बो वंश का जो राजकुमार होता है, फ्रांस की सत्ता पर जब काबिज करता है तो फिर इसके अत्याचार की कहानी शुरू हो जाती है। क्या क्या अत्याचार करता है, कैसे करता है, इसे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब यह वहां का सम्राट बनता है फ्रांस का, तो वहां का समाज कितने भागों में बटा होता है, वहां का समाज कैसा रहता है, आखिर कौन सी ऐसी आफत आ गई कि वहां क्रांति लोगों ने कर दिया। तो थोड़ा सा आप समाज की तरफ बढ़ जाइए। तो फ्रांस में जिस समय आताताई निरंकुश राजा लुई 16वां अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी, विलासिता की जिंदगी व्यतीत कर रहा था, उस समय फ्रांस में 3 तरह के समाज पाए जाते थे। यानी फ्रांस राज्य में बच्चे, फ्रांस देश में, फ्रांस राष्ट्र में 3 तरह के लोगों में वहां का पूरा समाज बटा हुआ था। पहला समाज वहां का होता है प्रथम स्टेटस, यानी पादरी वर्ग। पहला जो वहां का समाज होता है धनाढ़ लोगों का समाज होता है, धनी मानी लोगों का समाज होता है, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं, विलासितापूर्ण इनकी जिंदगी चलती है। धर्माचार्य हमने इसलिए लिखा है कि वहां पर उस समय यहूदी और आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाई धर्म का जो एक अनुभाग होता है, जो एक श्रेणी होती है, तो कैथोलिक श्रेणी को जो है सरपरस्ती वहां मिली रहती है। कैथोलिक लोगों को नौकरियों में रखा जाता है, कैथोलिक लोग फैसला करते हैं, कैथोलिक पादरी यानी चर्च के सर्वे सर्वा लोग नए नए करों का ऐलान करते हैं। यानी वहां के धर्माचार्यों के आधार पर जो कर लागू किया जाता था उसे हम टाई नामक कर के नाम से जानते भी हैं। तो इस तरह से चर्च में बैठा हुआ धुरंधर, चर्च में बैठा हुआ आक्रांता, चर्च में बैठा हुआ धर्म का धर्मांधतापूर्ण आताताई पूरे फ्रांस की जनता से कर लिया करता था। और कर की असमानता, कर का जो सिस्टम होता था, कर का जो माध्यम होता था,
जिसे हम सुन करके दंग रह जाएंगे। किसी भी हालत में उन्हें कर देना होता था, अगर कर नहीं देते थे तो उन्हें चर्च के कलाकार में बुलाया जाता था, दंड दिया जाता था और मौत का वह नंगा नाच खेला जाता था, जिसे हम सब जान करके दंग रह जाएंगे। ऐसा विचार वहां था। तो पहला वर्ग होता है बच्चे, जो समाज का पहला वर्ग है वह धर्म के बड़े बड़े धुरंधर होते हैं, पादरी लोग होते हैं, चर्च के धर्म गुरु होते हैं, जिसे आप पंडा और पुजारी कह सकते हैं। यानी यह लोग ताना बाना बोलते थे, धर्म के आधार पर लोगों का शोषण करते थे, अत्याचार के पूरे नियम और व्यवस्थाओं को यही लोग लागू करते थे। तो इस तरह से इनकी जिंदगी ऐसो आराम में थी, धन की इनके पास कमी नहीं थी, पानी की तरह धन ये लोग अपने ऊपर खर्च करते थे। दूसरा वर्ग हम आपको लेकर के चल रहे हैं कि दूसरा समाज भी वहां एक था। कहां पर? फ्रांस में दूसरा समाज क्या होता है? दूसरा समाज था कुलीन वर्गों का। कुलीन वर्ग के अंदर कोई और नहीं शामिल था, कुलीन वर्ग के अंदर वहां के सामंत शामिल थे। जैसे एक देश है और देश में प्रांत होता है, तो आप सामंतों को प्रांतपति कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति या आपको भारत के अंतर्गत हम बता दें, जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, इसी तरह से फ्रांस में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और उन राज्यों के जो अधिपति थे, जो वहां के सर्वे सर्वा थे, उन्हें सामंत कहा जाता था। अब ये सामंत क्या करते थे? पूरी जमीनें इन सामंतों के पास होती थी। शहर में आलीशान बंगलों में रहा करते थे, अपनी जमीनों को किसानों को दे दिए थे और किसान मजदूरों से खेती कराता था और उपज का बहुत सारा हिस्सा वह राजमहलों में बैठ करके शहरों के विलासीपूर्ण जीवन को जीते हुए सारा का सारा धन उपज वह सामंत लेता था। बहुत थोड़ा सा भाग बचता था, उसे किसान ले लेता था और मजदूरों के हिस्से में लाचारी आती थी। तो इस तरह से सामंतशाही व्यवस्था वहां इस तरह से हावी थी कि ऐसा लगता था कि वहां की गरीब जनता अपना रक्त मचवा रही है। तो ऐसी स्थिति थी वहां। कहां पर? फ्रांस में। तो जो दूसरा वर्ग था सामंतों का वर्ग था, जहां अनेक तरह के टैक्स और कर लिए जाते थे और यह टैक्स और कर अत्यंत ही ऐसी व्यवस्था से लिया जाता था जिसकी हम कल्पना यहां नहीं कर सकते हैं। तीसरा वर्ग जो होता है बच्चे, वह स्टेटस वर्ग होता है, जो साधारण वर्गों का समाज होता है। यानी फ्रांस में 3 तरह का समाज है। पहला समाज धर्मगुरु पादरी चर्चपति का होता है। दूसरा समाज कुलीन वर्ग यानी सामंतों का होता है और तीसरा वर्ग सर्वसाधारण वर्ग यानी व्यापारी, कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, किसान, मजदूर, लेकिन बुद्धिमान बुद्धिजीवी वर्ग, यह लोग तीसरे वर्ग में आते थे। इनकी संख्या अधिक थी, इनकी संख्या अधिक थी, इनकी व्यवस्थाएं अधिक थी, लेकिन समाज में इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं था और जितना भी कर वहां लागू होता था, सरकार के द्वारा जितने भी टैक्स लिए जाते थे, उन टैक्स का पूरा दामोदार इन्हीं लोगों के ऊपर था। अब ये कैसे देते हैं, इसे सरकार कैसे लेती है, यह विभाग बट गया था। सामंतों के द्वारा अलग टैक्स लिया जाता था, पादरियों के द्वारा अलग टैक्स लिया जाता था, राजा के द्वारा अलग टैक्स लिया जाता था। यानी वहां की जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए बने थे, सरकारी तंत्र से कोई लाभ इनको मिलने वाला नहीं था। जहां पर ऐसी स्थिति आ जाएगी
जहां ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, उस राष्ट्र में क्या होगा? उस राष्ट्र में क्रांति होगी। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आप लोगों को फिर नए वीडियो के साथ पेश होंगे। घर पर बने रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।